क्लास का ये पहला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध श्रृंगारी कवि। अगला प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अब्दुल रहमान की रचना का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न। हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल वेल से। और मित्रों, याद रखिएगा कि राहुल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की है और यह एक चंपू काव्य कृति है। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि चंपू काव्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न। किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न। सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर ने। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यानी राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कनकामर मुनि। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को माना है। अगला प्रश्न। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। और मित्रों, शिव सिंह सरोज की जो रचना है ये शिव सिंह सेंगर ने की है और इसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई है। मित्रों, याद रखिएगा कि शिव सिंह सरोज का जो ग्रंथ है ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो मित्रों, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न। आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहकर के किसने पुकारा है? आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहकर के किसने पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज ग्रंथ से। अगला प्रश्न। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है?
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो इसका सही उत्तर होगा 12वें अध्याय में। और मित्रों याद रखिएगा कि इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? यानी किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल मेनारिया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा जयकाल। और मित्रों बताना है कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कुवलय माल कहा। और मित्रों कुवलय माल कहा के रचयिता उद्योतन सूरी है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न, परमाल रासों का सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? कि परमाल रासों का सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा नूहे सिपहर में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कीर्ति लता को। और मित्रों इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा अवहट है, और कीर्ति पताका की बात करें तो इसकी भाषा अपभ्रंश है। अगला प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका जिसकी रचना 1186 ईस्वी में हुई, कि जय मयंक जस चंद्रिका रासो साहित्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मधुकर कवि। अगला प्रश्न, सबदी, प्राण सांकली, आत्मबोध, नरवय बोध और पद आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? सबदी, प्राण सांकली, आत्मबोध, नरवय बोध और पद आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने किया है? कि गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य की समय सीमा क्या रखी है? तो इसका सही उत्तर होगा 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी। अगला प्रश्न, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है?
नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ संप्रदाय में। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर यानी मैथिली में रचित व्याकरण, तो वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? यानी किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय ने। मित्रों याद रखिएगा कि मुकुटधर पांडेय ने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया है? गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? मित्रों याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी भी जा सकती है कि किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह एवं रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस, लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही। अब बात करें अगले प्रश्न की। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष लेख के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 ईस्वी से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? यानी छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? या ये मानने वाले विद्वान कौन है कि 1937 के यानी जैसे ही छायावाद का अंत हुआ उसी समय से ही नई कविता का आरंभ हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव। मित्रों याद रखिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव ने कहा है कि जैसे ही छायावाद का पतन हुआ 1936 में, तो 1937 के बाद में जो भी कविताएं लिखी गई उन कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? मित्रों नई कविता के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत भी अलग अलग है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में दूसरे सप्तक के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन ने जो दूसरा सप्तक निकाला था 1951 में, उसी से नई कविता का आरंभ लक्ष्मीकांत वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है? यानी नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर और रामस्वरूप चतुर्वेदी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा
1954 में नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत 1954 में नई कविता नामक पत्रिका, जिसका प्रकाशन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था, से मानते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यानी नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। यानी कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। नई कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त का। अब बात कर, नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। यानी आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं गद्य साहित्य को लेकर के, और गद्य साहित्य का जो प्रारंभिक उद्भव और विकास है, आज की कक्षा में उन्हीं की चर्चा करेंगे। क्योंकि कल एक दो भाई बहनों का कमेंट्स आया था कि सर आप गद्य साहित्य भी करवा दीजिए। तो हम आज की कक्षा से शुरू कर रहे हैं गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। इसके बाद पढ़ेंगे कहानी विधा, निबंध विधा, उपन्यास विधा, जितनी भी यात्रा वृत्तांत संस्मरण है, इन सभी का अध्ययन करते रहेंगे। और मित्रों साथ साथ में प्रगतिवाद, छायावाद, द्विवेदी युग, इनके जो लेखक और कवि हैं, इनका जीवन परिचय भी पढ़ते रहेंगे। तो मित्रों शुरू करें आज की क्लास का पहला प्रश्न। चंपू काव्य, और मित्रों याद रखिएगा चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? यानी गद्य पद्य मिश्रित जो प्रथम रचना है वह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा राउल वेल। और इस राउल वेल के रचयिता का नाम पूछ लिया जाए तो रोड़ा कवि, यानी राउल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की थी। और मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राउल वेल से ही हिंदी में नखशिख जो परंपरा है उसका परिवर्तन हुआ था। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस रचना से हिंदी की नखशिख परंपरा का परिवर्तन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा फिर राउल वेल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर शर्मा। मित्रों याद रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी एक गद्य रचना है और इसके लेखक दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न, यानी आज की कक्षा में जो रचनाएं हम पढ़ेंगे ये केवल गद्य साहित्य से संबंधित है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। मित्रों याद रखिएगा कि जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये व्याकरण संबंधी रचना है, और वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है, तो फिर इसका सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन से हैं? यानी ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ये जो रचनाएं मैंने नीचे लिखी है ये सारी की सारी रचनाएं
ब्रजभाषा में होने के साथ साथ ये गद्य की रचनाएं भी है। तो सबसे पहले रचना की बात करें तो श्रृंगार रस मंडल। मित्रों ये श्रृंगार शब्द ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। तो श्रृंगार जो शब्द होगा ये शुद्ध रूप से ये जो रे लगा है ना यहाँ पर, ये रे नहीं आएगा यहाँ, यानी सीधा लिखा जाएगा श्रृंगार। तो आप शुद्ध रूप से भी याद रखिएगा कि श्रृंगार शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार रस मंडन, ये मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। यानी श्रृंगार रस मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की। सिद्धांत विचार की बात करें तो यह ध्रुवदास की रचना है। और अष्टयाम की रचना नाभादास ने की थी। और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और परमार्थ वचनिका जो गद्य रचना है ब्रजभाषा की, इसके रचयिता बनारसी दास जैन हैं। तो इन चारों रचनाओं को याद रखिएगा कि ये ब्रजभाषा में रचित गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिलता है? खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वह कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भारत से। मित्रों याद रखिएगा कि दक्षिणी भारत में मुल्ला वजही ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में गद्य की रचना की थी। इसलिए खड़ी बोली में दक्षिणी प्रारंभिक रूप की बात कर ली जाए तो दक्षिणी भारत में इसका उद्भव हुआ। और वहाँ के जो लेखक थे मुल्ला वजही, उन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम गद्य में रचना की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। मित्रों याद रखिएगा कि अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा 1570 में एक रचना लिखी गई जो खड़ी बोली में गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। और उस रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो उत्तर भारत की प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। और अगर पूर्वी भाग की बात करें कि खड़ी बोली के गद्य से पूर्व हिंदी में ब्रजभाषा में गद्य का अव्यवस्थित रूप मिलता है। यानी पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें गद्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और उल्लेख मिलता भी तो वो अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं यानी प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मेराजुल। और मित्रों इसके रचयिता, रचना का नाम है मेराजुल, और इसके रचयिता की बात करें तो गेसु दराज। यानी मेराजुल जो गद्य की रचना है दक्षिणी गद्य की, इसके रचयिता गेसु दराज हैं। और फिर अगली रचना की बात करें तो कलमीतुल हकायक, ये जो गद्य की रचना है इसके रचयिता की बात करें तो बुरहानुद्दीन जानम इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका का लेखक कौन है? यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा शिवदास चारण। यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं की अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी में प्राप्त गद्य रचना कौन सी है, तो अचल दास खींचीरी वचनिका, और इसके लेखक शिवदास चारण। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। और मित्रों इसकी रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा की गई। यानी भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है ये प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 1741 में इसका
रचना काल है। और इसके रचयिता की बात करें तो रामप्रसाद निरंजनी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो युग यानी भारतेंदु युग और इसके जो प्रमुख कवि हैं, कवि लेखक हैं, इनका वर्णन भी यानी इनसे संबंधित जो क्लासें हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो आप वहां जाकर के भारतेंदु युग का विस्तार से अध्ययन कर सकते हो और इससे जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं उनका भी मैंने वहां पर जीवन परिचय दिया है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के किन दो लेखकों से प्राप्त होता है? यानी आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के वे कौन से दो लेखक हैं जिनसे खड़ी बोली का पूरा आभास प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल व सदल मिश्र। मित्रों, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की यानी आधुनिक जो हिंदी है उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं से ही खड़ी बोली का या हिंदी गद्य का पूरा आभास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा वात साहित्य। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? यानी 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य के लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किसने किया है? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी गद्य का समर्थन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, पद्म पुराण रचना के रचयिता कौन है? यानी पद्म पुराण भाषानुवाद रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न, गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तक कौन कौन सी है? यानी गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न, गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि राय। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं? 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं या फिर खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 लेखक या लेखक चतुष्टय कौन माने गए हैं? तो मित्रों, पहले लेखक की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, दूसरे ईसा अल्लाह खां, तीसरे लेखक लल्लू लाल और चौथे हैं सदल मिश्र। मित्रों, इन चारों लेखकों का नाम याद रखिएगा क्योंकि इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लेखक हिंदी खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वालों में शामिल नहीं है। तो इन चारों को याद रखिएगा, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न, सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुख सागर। अगला प्रश्न, वाद की समय सीमा क्या मानी गई है?
प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। यानी प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1943 से लेकर 1952 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? यानी हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के तहत। यानी ब्रिटेन में एक आंदोलन चला था, उसका नाम था न्यू सिग्नेचर, और उसी आंदोलन की तर्ज पर हिंदी में एक आंदोलन का आगमन हुआ, उसका नाम है प्रयोगवाद। मित्रों, आप याद रखिएगा कि हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के फलस्वरूप माना जाता है। 1932 में स्टेफेन स्पेंडर और ओडेन एम्सन एवं लेहमैन ने मिलकर एक संयुक्त काव्य संकलन जिसका नाम है न्यू सिग्नेचर के नाम से प्रकाशित करवाया, और इसी काव्य संकलन से प्रयोगवाद साहित्य का बीजारोपण माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न किसने माना है? प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। मित्रों, आप सभी याद रखिएगा कि नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अलावा विलोचन शर्मा ने भी प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न माना है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? यानी प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। और मित्रों, अब इससे संबंधित यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रयोगवाद के मूलाधार क्या क्या रहे हैं। यानी जो भी विद्वान हुए उन्होंने प्रयोगवाद के मूल आधार क्या क्या बताए हैं। तो मित्रों, नवीन कल्पना, यानी प्रयोगवाद की मूल आधार नवीन कल्पना को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा। यानी नवीन, नए से शुरू होने वाला नलिन विलोचन शर्मा। और बात करें आगे फिर नवीन भाव एवं भाषा शैली, यानी नवीन भाव एवं भाषा शैली को किसने माना? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। केवल नवीन कल्पना शब्द आता है तो नलिन विलोचन शर्मा, लेकिन नवीन भाव के साथ में अगर भाषा शैली भी जुड़ गई तो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। और अतिबौद्धिकता, यानी प्रयोगवाद का मूल आधार अतिबौद्धिकता किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों के लिए संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोगवाद के लिए अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय का। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, यानी अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के
प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में। मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध लिखा था और उस निबंध का शीर्षक था प्रयोगवादी रचनाएं। और ये प्रयोगवादी रचनाएं, ये प्रयोगवादी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति नंद दुलारे वाजपेयी थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध प्रयोगवादी रचनाएं कब प्रकाशित हुआ? कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जो प्रयोगवादी रचनाएं निबंध है, ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का प्रयोगवादी रचनाएं जो निबंध है, ये 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है। यानी प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए, यानी अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मित्रों, जो अज्ञेय है, इन्होंने प्रयोगवाद के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध किया और उन्होंने इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? यानी प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तो मित्रों, आप हमें बताइएगा कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। मित्रों, आपको बता दें कि अज्ञेय ने 4 तार सप्तक निकाले थे और ये जो 4 तार सप्तक है, इनमें जो पहला तार सप्तक है, इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना जाता है और यह 1943 ईस्वी में निकाला गया था। अब बात करें आज के अगले तथ्यों की। यानी अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक निम्न प्रकार हैं। यानी अज्ञेय द्वारा जो तार सप्तक निकाले गए वह निम्न है। तार सप्तक, यानी पहला सप्तक जिसको कहा जाता है, इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना गया, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, तार सप्तक का सीधा सा अर्थ है कि इसमें जो भी कवि है, यानी इसमें 7 कवियों को, जो 4 सप्तक है, पहला सप्तक, इसमें भी 7 कवि, दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7, यानी प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को एक समान सी मिलती जुलती भाव बोध वाली रचनाओं को शामिल किया गया है। तो तार सप्तक ये 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक की बात करें तो ये 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक की बात करें तो ये 1959 में, और चौथे सप्तक की बात करें तो ये 1979 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, तार सप्तक के जो कवि हैं और चारों तार सप्तकों के कवियों का विवरण हम आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपके लिए यानी तार सप्तक के जितने भी कवि हैं, इनकी एक अलग से क्लास आपके लिए बना देंगे, और वो भी एक ट्रिक के साथ में, जिससे सारे के सारे कवि आपको याद हो जाएंगे।
अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? यानी तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। मित्रों, जो तार सप्तक है ये मूलतः प्रभाकर माचवे की मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन इसका जो प्रवर्तक है, परंतु इसके प्रवर्तक या संपादक अज्ञेय रहे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। यानी अज्ञेय ने कहा है कि प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु दूहरा साधन है। एक तो नवीन जीवन तथ्यों को जानने समझने का, तथा दूसरा नवीन भाषा शैली एवं नवीन उपमानों का उन्हें अभिव्यक्त करने का यह एकमात्र साधन है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा का। और मित्रों, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा ने ये तो कहा ही है कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाली बौद्धिक जागरूकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी वह रूढ़ि का विरोधी और अन्वेषण का समर्थक भी है। अगला प्रश्न। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, गुठन, कुंठा, भग्नाशा दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। यह पंक्ति किसकी है? यानी प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, गुठन, कुंठा, भग्नाशा दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। और मित्रों, अब हम चर्चा करें प्रयोगवाद की। यानी प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। यानी प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो मित्रों, अब प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों की चर्चा करें तो पहली प्रवृत्ति बौद्धिकता की अतिशयता। यानी प्रयोगवाद की सबसे बड़ी या सबसे पहली प्रवृत्ति की चर्चा करें तो प्रयोगवाद में भावुकता तथा बौद्धिकता का संश्लेषण दिखाई देता है। और प्रयोगवादी कविता में न तो छायावादी काव्य के जैसी वायवीयता, अति भावुकता एवं कल्पना है, और न ही प्रगतिवाद की तरह किसी विचारधारा के प्रति यांत्रिक मोह है। इसलिए ये बौद्धिकता की अतिशयता पहली प्रवृत्ति है। दूसरा है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। यानी इसकी प्रयोगवाद की दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्रयोगवादी कविता सामाजिकता का निषेध नहीं करती, परंतु व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इसलिए यह घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद इसकी दूसरी प्रवृत्ति है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो क्षणवाद को महत्व। यानी इनकी जो तीसरी प्रवृत्ति है ये क्षणवाद को महत्व देती है। यानी प्रयोगवाद अनुभूति का काव्य और अनुभव का क्षणजन्य होता है, युगजन्य नहीं। इसलिए ये कवि इतिहास की अपेक्षा क्षण को महत्व देते हैं, और प्रयोगवादियों की तरह युगों के आधार पर काव्यानुभूति का इस स्वरूप तय नहीं करते हैं। और मित्रों, अज्ञेय की एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है। यानी इनका जो तीसरी प्रवृत्ति है ना, क्षणवाद का महत्व है, तो इससे संबंधित अज्ञेय की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति भी है कि एक बूंद सहसा उछली तथा स्थिर हो गई पत्ती। ये जो पंक्ति है यह क्षणवाद के महत्व को दर्शाती है। बात करें अगली प्रवृत्ति की
श्रृंगार एवं काम भावना का उन्मुख चित्रण, यानी प्रयोगवादी काव्य में यौन चेतना के कई बिंब दिखाई पड़ते हैं जो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के वैचारिक प्रभाव से निर्मित हुए हैं। अब बात करें आज के अगली प्रवृत्ति की, नवीन राहों का अन्वेषण, यानी नवीन राहों का अन्वेषण। इन कवियों ने यानी प्रयोगवादी कवियों ने प्रदत्त सत्यों को अस्वीकार किया। ये परंपरा और रूढ़ि में बारीक अंतर करते हैं और परंपरा को महत्व देते हुए रूढ़ियों का विरोध करते हैं, इसलिए ये नवीन राहों के अन्वेषण रहे। बात करें अगले प्रवृत्ति की, अति यथार्थवाद, यानी प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ का चित्रण रहा, जबकि प्रयोगवादी कवियों ने फ्राइड के मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान पर आधारित यथार्थवादी प्रकृति का परिचय दिया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो शहरी प्रेम दृष्टि, यानी प्रयोगवादी कवि शहरी है, इनका प्रेम बौद्धिक है, शुद्ध भावात्मक एवं काल्पनिक है, इनका प्रेम जीवन की एक जरूरत है, इनका प्रेम अशरीरी नहीं ही, उसमें शरीरी पक्ष अनिवार्यतः उपस्थित है, इसलिए ये एक शहरी प्रेम दृष्टि भी इनके काव्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही। अगली बात करें तो भाषा की स्वच्छंदता, यानी प्रयोगवादी कवियों ने भाषा को काफी महत्व दिया। अज्ञेय जी कहते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, ये जानने का माध्यम भी है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो प्रस्तुत विधान, और इससे अगली प्रवृत्ति नवीन भाषा शैली एवं प्रतीकों का प्रयोग। और मित्रों आपको बता दें कि प्रयोगवादी जो कविता है, यानी प्रयोगवाद में बड़े पैमाने पर प्रतीकों का प्रयोग, यानी प्रतीक नहीं बिंबों का प्रयोग भी इसमें किया गया है, और यथार्थ की जटिलता सूक्ष्मता को अभिव्यक्त करने के प्रयास में ये प्रतीक हुए हैं। और अंतिम प्रवृत्ति की बात करें तो नवीन उपमानों का प्रयोग। और मित्रों अब बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। और मित्रों अंत में आप सभी से एक प्रश्न कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और मित्रों आप सभी से अनुरोध कि अगर हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई क्लास लेकर के। और अगली हमारी क्लास होगी तार सप्तक के प्रमुख कवियों के नाम और प्रत्येक तार सप्तक में कितने कितने कवि हैं, कौन सा कवि कौन से सप्तक में आ रहा है, इन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।